खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। प्रदेश में शुरू किया गया आलू एवं सब्जी महाअभियान 2024। नारियल के भूसे में पौधे तैयार करें, पौधे होंगे रोग मुक्त। केला फसल को सीगाटोका और पनामा विल्ट रोग से बचाएं किसान। अब खबर विस्तार से। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिनों मीठापुर स्थित कृषि भवन में आलू एवं सब्जी महाअभियान 2024 की शुरुआत की। रबी और गर्मा मौसम में आलू सहित विभिन्न मौसमी सब्जियों का उत्पादन प्रदेश में बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य रहा। आलू एवं सब्जी महाअभियान 2024 की राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रदेश के 14 जिलों से आए किसानों ने भाग लिया। दरअसल प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सब्जी उत्पादन का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए यह जहां नगद आमदनी का जरिया है, तो मौसमी सब्जियों की उपलब्धता, उपयोग में सुधार, फसल विविधता को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने का भी यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां किसानों को सब्जियों के उन्नत बीज एवं प्रभेदों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यशाला में 4 किसानों को रबी मौसम के लिए ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर, फूल गोभी एवं बंधा गोभी की हाइब्रिड सब्जी के बीजों का सांकेतिक वितरण भी किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। और इस कार्यशाला के माध्यम से आज सांकेतिक रूप से इस बात की भी शुरुआत की गई कि इस ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर, फूलगोभी और बंधा गोभी, ये जो 4 सब्जी हैं उसके बिचड़े भी आज किसानों के बीच वितरित किए गए हैं। तो इसकी शुरुआत भी आज की गई। कृषक बंधुओं, प्रायः केला फसल में सीगाटोका रोग एवं पनामा विल्ट रोग का प्रभाव देखा जाता है, जो फफूंद जनित रोग माना जाता है। इसकी पहचान एवं प्रबंधन हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद ही जरूरी है। पीला सीगाटोका रोग के कारण केले के नए पत्ते के ऊपरी भाग पर हल्का पीला दाग और धारीदार लाइंस दिखाई देने लगते हैं, जबकि काला सीगाटोका रोग के कारण केले की पत्तियों के निचले भाग पर काला धब्बा और धारीदार लाइन दिखने लगता है। वहीं अचानक पूरे पौधे का सूखना या नीचे के हिस्से की पत्तियों का सूख जाना केले में पनामा विल्ट रोग का प्रमुख लक्षण माना जाता है। सीगाटोका रोग के प्रबंधन हेतु रासायनिक फफूंदनाशी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पनामा रोग के प्रबंधन हेतु कार्बेंडाजाइम 50% घुलनशील चूर्ण 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर पौधों पर छिड़काव अवश्य करें। केला का एक प्रमुख प्रभेद G9 है, जिसमें पनामा विल्ट रोग का प्रकोप नहीं देखा जाता है। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान राजेश कुमार सिंह से, जो जैविक विधि से समेकित खेती करते हैं। राजेश पर्यावरण को बचाते हुए अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रदेश में मवेशी तो बहुत सारे लोग पालते हैं, लेकिन अभी भी मवेशी के गोबर से खेतों में खाद के लिए स्वयं वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों की संख्या काफी कम है। इनसे मिले ये वैशाली जिले के रामपुर रत्नाकर गांव के प्रगतिशील किसान राजेश कुमार सिंह हैं। समेकित खेती समझते हैं और कर भी रहे हैं। पर्यावरण के प्रति फिक्रमंद हैं, इसलिए जैविक विधि से खेती करते हैं। इन्होंने 5 एकड़ खेत में फूल गोभी और आधे एकड़ में बैगन लगाया है। खाद में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। इससे उनकी लागत भी कम हो जाती है। और राजेश बताते हैं कि मवेशी भी पालते हैं, जिसका गोबर से ये वर्मी कंपोस्ट बनाकर खेती करते हैं। मैं इस साल लगभग 5 एकड़ फूलगोभी की खेती किया हूँ और आधा एकड़ बैगन का, और टोटल जो भी मेरा खेती है टोटल वर्मी कंपोस्ट से पर आधारित खेती है।
टोटल में मैं जैविक विधि से ही खेती करता हूँ और इसमें लगभग मेरा प्रति एकड़ खर्च 25 से 30 हज़ार रुपये आता है और आमदनी तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। किसान भाइयों, तकनीक आधारित खेती ही आज सफल खेती है। नर्सरी में मिट्टी की मदद से पौधों को तैयार करने की विधि एक प्रचलित विधि है, लेकिन एक नई तकनीक है नारियल के बुरादे में, जिसे कोकोपीट कहा जाता है, बीज रोपण कर पौधों को तैयार करना। इस तकनीक से पौधे एक समान आकार में बढ़ते हैं। मिट्टी पानी को संतुलन और तुरंत सोख भी लेती है, लेकिन कोकोपीट पौधों की नमी बरकरार रखने में सहायक भी होता है। पौधे रोग मुक्त होते हैं और सभी पौधे को एक समान पोषण भी मिलता है। किसान भाइयों, आलू के अच्छे प्रभेद कृषि वैज्ञानिकों ने निकाले हैं। रोसेटा, कुर्फी बादशाह, कुर्फी पुखराज, कुर्फी लालिमा, ये सब आकार और रंग के हिसाब से आलू के उन्नत प्रभेद हैं। इन प्रभेदों से आलू की खेती कर आप अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना की विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार बने हुए हैं। लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी वाला गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 6000 रुपए प्रति क्विंटल और साथ ही साथ बासमती चावल 11000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और दिन में अच्छी धूप निकलेगी। प्रदेश में कहीं कहीं थोड़े बादल भी दिख सकते हैं। सुबह और शाम में ठंड महसूस होगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना बताई गई है। अभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों, मूली, पालक, मेथी, सलगम की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई मक्का की DHM 17 शक्तिमान 1, 2, 3, 4 किस्मों और अनुशंसित संकर किस्मों से मक्का की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों एवं बहनों, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज खरना का पावन अवसर है। आप सभी छठ व्रतियों को अनंत शुभकामनाएं दूरदर्शन केंद्र पटना की ओर से। कृषि जगत की तमाम हलचलों को मंडी भाव, उपकरण, मौसम का हाल, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, उन्नत प्रभेद आप देख रहे थे खबरें खेती के जरिए। नमस्कार हमारे अन्नदाताओं, छठ पर्व शुरू हो गया है और छठ पर्व के इस महान पर्व में आप सभी के जीवन में सूर्य भगवान की ओर से उजाला बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करती हूँ कार्यक्रम कृषि दर्शन की और मैं हूँ आपके साथ पूनम। दर्शकों, आप अपना और पूरे परिवार का रखें खास ख्याल। दर्शकों, चूँकि कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम पशुपालन और खेती किसानी से जुड़ी तमाम बातों की जानकारी आपको देते हैं और साथ ही साथ सरकार की नवीनतम योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी आपको वीडियो फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, चूँकि अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो लूँगी यहाँ मैं एक विराम। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो जितना ज़्यादा आपका बाड़ा जो है वो साफ़ होगा, सूखा होगा और सुरक्षित होगा, उतना ज़्यादा उसका सीधा उत्पादन दूध पे पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि बीमारियां कम होंगी। और जैसे ही एक बार आपकी कहिए कि गाय भैंस में बीमार हो जाती है तो पहला जो बुरा असर होता है कि दूध की कमी होती है। दूसरा होता है कि किसान बंधुओं को खर्च हो जाता है बीमारी को ठीक करने में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पशुपालक किसान भाइयों, शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। आप अपने पशुओं का रखें खास ख्याल। साथ ही साथ आहार प्रबंधन भी बेहद ज़रूरी हो जाता है इस मौसम परिवर्तन के साथ साथ, क्योंकि संतुलित आहार पशुओं के लिए बेहद ज़रूरी है। इन्हीं बातों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आपको हम लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के पास। तो आइए देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मौसम लगातार बदल रहा है और अब हम धीरे धीरे जाड़े में प्रवेश भी कर रहे हैं। तो जाड़े में प्रवेश करते हुए जहां हमें सिहरन का एहसास होता है, ठंड का एहसास होता है और हम अपना बहुत देखभाल करते हैं, वैसे ही पशुओं का देखभाल और उचित आहार प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है शरद ऋतु में। तो आप कैसे पशुओं का आहार प्रबंधन करेंगे, कैसे अपने पशुओं का शरद ऋतु में देखभाल करेंगे, इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जो कि विभाग अध्यक्ष और विशेषज्ञ हैं पशु पोषण विभाग और साथ ही साथ बिहार चिकित्सा महाविद्यालय में आप कार्यरत हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज, जो हमारे किसान भाई लगातार एक सवाल करते हैं कि मौसम बदल रहा है, और पहला तो मेरा ये सवाल होगा उनकी ओर से, क्योंकि उनका बहुत सारा मेल आता रहता है कि बदलते मौसम में ठंड में कैसे करना, ये तो आप हमें बताएंगे, लेकिन जब मौसम शिफ्ट कर रहा होता है तो उस समय बहुत ज़्यादा पशुओं की देखभाल की आवश्यकता होती है। क्या करना होगा, क्योंकि सीधे हम गर्मी से ठंड में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो पशुओं का देखभाल कैसे किया जाएगा? नमस्कार किसान बंधुओं, बहुत ही समसामयिक ये प्रश्न है कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, उस बदलाव के साथ साथ जीवन के शैली में, या यूँ कह लीजिए कि उसके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। और जैसे ही परिवर्तन होता है तो उसको कोप अप करने के लिए हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती है, जिसको कि हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला हुआ कि मैनेजमेंट, कि हम कैसे उसका प्रबंधन करें, और दूसरा होता है कि उसके आहार में हम क्या ऐसी चीज़ें कर दें ताकि जो अभी शरद ऋतु आने वाला है, या जो कह लीजिए कि बहुत ही शीत, इस बार तो मौसम भी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही होगी ठंड, तो उसमें क्या कैसे होता है। तो पहला चीज़ तो ये समझिए कि जैसे ही परिवर्तन होता है तो जाड़े के समय में वातावरण का तापमान कम होता है, इसलिए शरीर जो है किसी भी जीव का वो ऊर्जा उत्सर्जित करना चाहते हैं ताकि उसके शरीर की गर्मी जो है वो बाहर निकले, और एक तरह से मेंटेन करने में उसकी ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। और जैसे ही ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी तो पोषक तत्व की मात्रा जो है वो बढ़ानी होती है, अन्यथा क्या होगा कि उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो पशुओं में देखने को मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे पशुपालक बंधुओं को दे रहे हैं। निश्चित ही तौर पर बदलते मौसम में, और देखिए हम लोग भी बारिश हो रही है ऐसे मौसम में शूट कर रहे हैं और पशुओं के लिए जो जानकारी दे रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से, इसका लाभ भी हमारे कृषक भाई बंधु उठाएंगे। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि पशुओं का आहार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी बदलते मौसम के साथ, और दूसरा जो मेरा अपना व्यक्तिगत प्रश्न भी है, क्योंकि इन दिनों पशुओं के नाक भी बहते मैं देख पा रही हूँ, तो इससे बचाव के लिए क्या करना होगा? हाँ, तो सबसे पहली बात जो है कि ऊर्जा का जो ह्रास होता है शरीर से, और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के कम होने से पशुओं में करीब 2% ऊर्जा की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो पोषक तत्व हैं उसकी मात्रा को बढ़ाना होगा, यानी कि जैसे आप पहले दे रहे होते हैं तो ये बताया जाता है कि 20% तक ऊर्जा की मात्रा बढ़ानी होती है। तो ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे अगर हम दाना मिश्रण में बात करें तो दाना में जैसे मक्का का दर्रा होता है, इसको देना चाहिए। गुड़ है जिसको कि इंसान भी यूज़ करता है कि गर्मी के लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में ये ऊर्जा के लिए दिया जाता है, तो इसकी मात्रा भी पशुओं के आहार में बढ़ा देना चाहिए। साथ साथ
क्योंकि उस समय पशु की जो क्रियाकलाप है, जो पाचन शक्ति है, वो भी एक तरह से बाधित होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमें पोषक तत्व देने हैं, जो हमें आहार देने हैं, वो सुपाच्य होने चाहिए। पौष्टिक तो होने ही चाहिए, सुपाच्य भी होने चाहिए। तो एक तो ऊर्जा की बात हो गई। उसी तरह से प्रोटीन की बात करें कि हरा चारा जो हमारे पास उपलब्ध होता है वो भी देना चाहिए। दूसरा, जो इसमें मिनरल मिक्सचर है, क्योंकि मिनरल मिक्सचर यानी कि जो खनिज लवण जिसको आप कहते हैं, तो मिनरल मिक्सचर में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, यानी तत्व होंगे, हमारे कृषक बंधुओं को जरूर बता दें विस्तार पूर्वक। खनिज लवण मिश्रण में जो मुख्य रूप से होते हैं, सबसे ज़्यादा किसान बंधु भी अवगत होंगे, जिसको कि आप कैल्शियम कहते हैं। कैल्शियम का सीधा प्रभाव जो है दूध पे होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है। तो ये सब मिनरल मिक्सचर के पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म मिनरल्स होते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें हमारे पशुओं को ज़रूरत होती है। और जाड़े के समय में इसकी आवश्यकता थोड़ी बढ़ जाती है, और अगर आपने उसकी पूर्ति नहीं की तो उसका सीधा उत्पादन पे असर पड़ेगा। दूध उत्पादन कम हो जाएगा, फैट और एसएनएफ भी कम हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि पशु, जो आपने अभी कहा कि वो रोग से ज़्यादा ग्रसित होने लग जाते हैं। तो ये मिनरल मिक्सचर और नमक का प्रयोग अवश्य करिएगा जब कभी भी आप। ऐसे तो प्राय करना ही चाहिए, लेकिन जाड़े में इसका विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। मतलब सीधा आपका कहना है कि अगर पशुओं का आहार प्रबंधन नहीं किया गया बदलते मौसम के साथ, तो निश्चित ही तौर पर इसका दुग्ध उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, और उनका दुग्ध उत्पादन कमता है तो निश्चित तौर पर कृषकों की आय भी कमती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आहार प्रबंधन करना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि आहार प्रबंधन के साथ साथ स्वच्छता की बात करें, क्योंकि लगातार दूरदर्शन कैंपेनिंग कर रहा है स्वच्छता की भी, और हमारे किसान भाई बंधु भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। अपने पशुओं के रख रखाव पर भी उनका विशेष ध्यान रहता है। तो मेरा एक व्यक्तिगत सवाल ये होगा कि अक्सर जो है जब हम जाते हैं कहीं पर इंटरव्यू करने या फील्ड में जाते हैं, तो गौशाला की ही बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गंदा नज़र आता है। तो क्या ठंडे के मौसम में पशु को बार बार नहाने की आवश्यकता है, पशुशाला साफ करने की आवश्यकता है कि नहीं? देखिए, स्वच्छता हमेशा ही आवश्यक है किसी भी मौसम में, लेकिन खास करके जाड़े में, क्योंकि हम रोग व्याधि से ज़्यादा ग्रसित होते हैं, पशु होते हैं, तो उस समय और भी स्वच्छता की ज़रूरत होती है। तो जितना ज़्यादा आपका बाड़ा जो है वो साफ़ होगा, सूखा होगा और सुरक्षित होगा, उतना ज़्यादा उसका सीधा उत्पादन दूध पे पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि बीमारियां कम होंगी। और जैसे ही एक बार आपकी कहिए कि गाय भैंस में बीमार हो जाती है, तो पहला जो बुरा असर होता है कि दूध की कमी होती है। दूसरा होता है कि किसान बंधुओं को खर्च हो जाता है बीमारी को ठीक करने में। और तीसरा जो उसका तीसरा असर होता है कि जब दूध फिर से उस अवस्था तक आने में भी समय लग जाता है। तो और ये सबका सीधा संबंध जो है साफ सफाई से। जैसे ठंडे के मौसम में कभी भी आप गीला जो बिस्तर बनाते हैं, पुआल डालते हैं, या आप उस पर बोरी डालते हैं, वो ना रहने दें, नहीं तो निमोनिया की संभावना, खास करके जो उस समय जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो वहाँ पे आपको पुआल रखना है और सूखा रखना है, ताकि निमोनिया की शिकायत ना हो और दूसरी जो बीमारी है वो ना हो। तो स्वच्छता बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मतलब आहार प्रबंधन के साथ साथ स्वच्छता भी रखना बहुत अति आवश्यक होता है। चलिए किसान भाइयों को चलते चलते हम एक संदेश चाहेंगे आपसे, और एक बात और भी हम हमारे किसान भाइयों को बताते चले कि जो खनिज लवण की बात, आहार प्रबंधन की बात की जाती है, उसकी जानकारी दूरदर्शन के माध्यम से तो हम लगातार देते ही रहते हैं, लेकिन वे हमारे जो किसान भाई हैं स्पेसिफिक अगर कोई जानकारी लेना चाहें तो कहाँ कांटेक्ट करेंगे? जी, अगर इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके ज़िला में जिला पशुपालन पदाधिकारी होते हैं, और आपके यहाँ TVO जिसको ट्रैवलिंग वेटनरी ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे उससे आगे की जानकारी अगर चाहिए तो हमारे बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आप आइए। और उसके साथ साथ हमने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है बासु फीड ऐप। आप अपने प्ले स्टोर में जाके बासु फीड ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसमें जैसे ही आपने दूध के बारे में लिखा कि कितना दूध देती है या गाभिन है, किसी अवस्था में, आपको पूरी की पूरी जानकारी हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएगी। बासु फीड आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, किसान के हाथ में होगा। एक जाते जाते एक और चीज़ कि खनिज लवण के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था जाड़े में थोड़ा ध्यान रखने की बात। हाँ बिल्कुल, मैं पूछने ही वाली थी कि पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। क्या जैसे हम लोग सुसुम पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, क्या पशुओं के लिए भी व्यवस्था करनी होगी? बिल्कुल, सुसुम पानी
की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो क्या होगा कि वो पानी कम पिएगी। और आप जानते हैं कि दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की होती है, तो इसीलिए सुबह शाम जब भी दें तो गुनगुना पानी दें। और अगर संभव नहीं है तो गांव में तो बड़ा अच्छा है कि चापाकल से जो है आप निकालते हैं तो वो गर्म पानी होता है, यानी ऐसा नहीं कि स्टोर किया हुआ है आपके टैंकी में, वो देंगे तो ठंड हो जाएगी। तो इसीलिए उसको जो है कम से कम जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी होता है वो देना चाहिए, तो उससे स्वस्थ भी रहेगी और उत्पादन पे, खास करके दूध उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर पंकज, आपने चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और पशुपालक बंधुओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, इस हेतु हम आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। और किसान भाइयों, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज जी को, क्योंकि आहार प्रबंधन बदलते मौसम के साथ और खासकर जब हम सीधे गर्मी से जाड़े में प्रवेश करते हैं तो बहुत आवश्यक होता है अपने भी स्वास्थ्य का देखभाल करना और साथ ही साथ अपने पशुओं का भी उचित देखभाल करना। और सबसे बड़ी बात है कि आहार प्रबंधन के साथ साथ जल प्रबंधन भी अति आवश्यक है। तो इन्हीं जानकारियों के लिए आप देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, दैनिक कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, अभी आपने जाना शरद ऋतु में अपने पशुओं को कैसे संतुलित आहार प्रबंधन किया जाए। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो कि है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से एक योजना से जुड़ी है हमारी आज की यह वीडियो फिल्म, जो कि आप किसान भाइयों के लिए बेहद खास हो जाता है, क्योंकि समय समय पर नवीनतम योजनाओं की जानकारी हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन देता है। तो आइए देखते हैं यह वीडियो फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है।
इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना पशुओं में शरद ऋतु में संतुलित आहार प्रबंधन कैसे करें और साथ ही सरकार की योजनाओं में से एक योजना से जुड़ी हमारी यह खास वीडियो फिल्म। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, क्योंकि आज छठ पर्व है और इसीलिए मैं और पूरी कृषि दर्शन टीम की ओर से आपको छठ पर्व के इस महान शुभ अवसर पर देती हूँ हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं और पूरी कृषि दर्शन टीम लेते हैं आपसे आज्ञा विदा। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।